बजट को लेकर शुगर सेक्टर की क्या है उम्मीदें और इस पर बातचीत करने के लिए और शुगर सेक्टर के तमाम चैलेंजेस को लेकर उनकी डिमांड को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। 89 स्वदेश के स्टूडियो में आए हुए हैं। हमारे साथ है दीपक बल्लानी जी, डीजी हैं इस्मा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और मुंबई में थे और आपने हमारे स्टूडियो तक आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुरुआत बजट डिमांड से ही करेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों ने अपनी तरफ से शुगर इंडस्ट्री के लिए क्या डिमांड रखी है? धन्यवाद विश्व मोहन जी। मेरा प्रिविलेज है कि आपके स्टूडियो में आए और आपका बजट प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। देखिए, शुगर इंडस्ट्री जो है ये आपको मालूम है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है किसानों के लिए। हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ ये इंडस्ट्री किसानों को पेमेंट कर रही है। तो हर मायने में ये इंडस्ट्री किसानों के हित के लिए है और हम चाहते हैं कि इस बजट में सरकार किसानों के हित को लेके कई सारे मुद्दे जो पेंडिंग हैं उसको एड्रेस करे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस वक्त कि लगभग जो शुगर केन क्रॉप की हम बात करेंगे तो लगभग 10 साल से अगर देखा जाए तो जो ईल्ड और रिकवरी है वो लगभग स्टैग्नेटेड है। देखिए, एरिया तो बहुत बढ़ेगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 5.5 करोड़ फार्मर और उनकी फैमिलीज गन्ने से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एरिया उनके पास छोटे स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, तो एरिया बढ़ेगा नहीं। तो आमदनी जो है वो बढ़ाने के लिए देखिए, एफआरपी तो हर साल सरकार बढ़ा रही है, लेकिन अगर हमें उनकी आमदनी ज़्यादा करनी है तो हमें देखना है कि शुगर केन की ईल्ड और उसकी रिकवरी कैसे बढ़े। तो लगभग 10 साल से जो है लगभग जो ईल्ड है लगभग 70 से 75 टन पर हेक्टेयर पे लगभग स्टैग्नेटेड है। तो हमें कुछ ऐसी वैरायटीज़ चाहिए, ऐसी वंडर वैरायटीज़ चाहिए सीड की या प्लांट की, जिससे कि ईल्ड और रिकवरी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। तो हम कई देशों से स्टडी करके आए हैं, सीटीसी ब्राज़ील है, सारे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आज हम लगभग 10 से 15 साल लगते हैं अच्छी वैरायटी को रिलीज़ करने में। तो हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे कि वैरायटी जल्दी रिलीज़ हो और उसमें ईल्ड और रिकवरी काफ़ी अच्छी हो। तो इसके लिए हमने एक प्रपोजल दिया है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाए जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोटाइपिंग, फिनोटाइपिंग हो और उससे जो है हमारी वैरायटी अच्छी रिलीज़ हो और किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचे। इसके लिए हमने सरकार से लगभग 150 करोड़ का एक फ़ंड रिक्वेस्ट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने के लिए। और उसके अलावा जो सीड्स मिलते हैं किसानों को वो पहुंचते पहुंचते मिक्स हो जाते हैं कई वैरायटीज़, तो वो सीड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसमें हम चाह रहे हैं जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे टिश्यू कल्चर फैसिलिटी और सीड मल्टीप्लिकेशन हो जाए जिससे कि किसानों को सीड्स बहुत अच्छे मिले। तो ये एक बहुत बड़ा प्रपोजल है जो हम सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग ये फंड ईयरमार्क कर दे ताकि ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लग जाए। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आज हमारे पास ओवर कैपेसिटी है इथेनॉल की। क्लीन फ्यूल की ट्रांजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप के अंडर जो हमने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना की और हमने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि बायोफ्यूल जो है वो एक क्लीन ट्रांजिशन, क्लीन क्लाइमेट एक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है। तो उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। 20% इथेनॉल हमने अचीव कर लिया 5 साल पहले, जो कि लगभग 2030 में अचीव करना था, अब हमने अचीव कर लिया। एक बहुत बड़ी मैं बोलूँगा इसमें सक्सेस है ये सरकार के लिए और इंडस्ट्री के लिए। बट हमें इससे आगे जाना है। तो इससे आगे जाने के लिए हमें, क्योंकि आज हमारे पास लगभग 2000 करोड़ इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग अगले साल तक ये 2500 करोड़ लीटर की हो जाएगी। और हमारा कंजम्पशन इस वक्त E20 के हिसाब से सिर्फ 1100 करोड़ लीटर है। तो हम चाहते हैं कि इस इथेनॉल कैपेसिटी को हम यूज़ करें और क्लीन। देखिए, आज इन्वायरमेंट में अगर आप दिल्ली NCR देखें, जो भी मेट्रोज देखें, इतना पोल्यूशन है। तो उसमें सिर्फ अगर हम पोल्यूशन कम करना है, सरफेस मोबिलिटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से हमें पोल्यूशन कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सोल्यूशन नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत लाखों व्हीकल चलते हैं। तो उसमें हमें हर उस टेक्नोलॉजी को रोड पे लाना है जिससे कि इन्वायरमेंट बेटर हो और पोल्यूशन कम हो। और बायोफ्यूल के ऊपर ये एक बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है कि इसके अंदर जो कार्बन एमिशन है वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो जो बायोफ्यूल इथेनॉल की व्हीकल है हमें उसे बढ़ावा देना है। और हम चाहते हैं कि जैसे ब्राज़ील में
एक शहर है साओ पालो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत हाई था, आज बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेके आए। तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी रेडी है। ओके, लेकिन सर जिस तरह के इश्यूज अभी हाल में आए हैं कि जो हमारी जो इंजन है वो उसके इक्विप नहीं, हमारी गाड़ियाँ उस तरह से बनाई नहीं गई हैं जो इथेनॉल के लिए जो ब्लेंडिंग वाली हैं, खास करके E20 वाली जो ब्लेंडिंग वाले जो पेट्रोल से उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। क्या लग रहा है उसको कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए E20 जो है उसके ऊपर तो बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है कि इसमें इंजन के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E20 में तो अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये अचीव कर रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ने इसको बिल्कुल हरी झंडी दे दी है। तो इस पे तो अब कोई बात करके फ़ायदा नहीं है, ये हमने अचीव कर लिया और बड़ा अच्छा से चल रहा है। हम बोल रहे हैं इसके आगे जाने के लिए। तो हम आगे जाने के लिए अगर हमको E100 या E85 यूज़ करना है तो उसके लिए इंजन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। उसको हम बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। फ्लेक्स फ्यूल बनाने के लिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। तो कस्टमर अगर थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा इंजन से, नॉर्मल इंजन से, तो कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं। तो उसको हमें कम से कम उस लेवल पे आना है कि कस्टमर की एक्सेप्टेंस हो जाए। तो उसके टैक्स स्ट्रक्चर पे काम करने की आवश्यकता है। तो बजट में हम ये चाह रहे हैं कि जो फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर जो टैक्स स्ट्रक्चर है लगभग जो आज 18% है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि वो क्लीन टेक्नोलॉजी व्हीकल है, क्लीन पावर ट्रेन व्हीकल है, उसको अगर हम 5% दे रहे हैं तो फ्लेक्स फ्यूल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को भी लगभग हम ईवी के हिसाब से 5% टैक्स ब्रैकेट में ले आए। तो उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो कम हो जाएगी और कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है इंडस्ट्री में चाहिए। टेक्नोलॉजी रेडी है, OEMs रेडी है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हमारे पास गाड़ियां हैं। जैसे ही सरकार इसका टैक्स स्ट्रक्चर बेटर कर देगी वो गाड़ियां विदिन 6 मंथ्स टू 1 ईयर लॉन्च हो जाएंगी, और अगले 2-4 साल में ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि इससे जो इथेनॉल की प्रोक्योरमेंट है और इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। देखिए 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये टारगेट किया है कि हम विकसित भारत होंगे। उसमें हमारे खुद का फ्यूल, हमारे फसलों से बना हुआ फ्यूल एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। ओके, तो फ्लेक्स फ्यूल में जो टैक्स इंसेंटिव है वो इनकी डिमांड है इंडस्ट्री की तरफ से। साथ ही एथेनॉल की जो हमारी कैपेसिटी तो है लेकिन उसके सामने डिमांड कम है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं उसके दायरे बढ़ाने की इनकी डिमांड है। और साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो शुगर सेक्टर है उसके लिए कुछ अलग तरीके की इनकी डिमांड चल रही है। सर एक और सवाल मेरा होगा कि यहाँ पर जिस तरह से पानी के इस्तेमाल की बात होती है एथेनॉल बनाने में, ये एक बड़ा कंसर्न है। क्या लग रहा है उसको कैसे टैकल किया है, उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बोला। 2-4 साल पहले सबको ऐसा लगता था कि गन्ना बहुत पानी खाता है। तो सरकार ने पिछले साल जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ICAR और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू बिल्कुल उसका टेस्ट कराया कि गन्ना लिया, मक्का और राइस, ये तीनों से इथेनॉल बनता है। तो अगर 1 लीटर बनाना है इथेनॉल, उसमें गन्ना कितना चाहिए और कितना पानी चाहिए, आपको जान के ये बहुत आश्चर्य भी होगा और मुझे तो खुशी हो रही है कि इन तीनों क्रॉप में जो गन्ना है वो मोस्ट वाटर एफिशिएंट एंड वाटर प्रोडक्टिव क्रॉप है। तो ये एक मिथ है कि भाई गन्ना बहुत पानी खाता है, बिल्कुल गलत है ये। इनफैक्ट ये तीनों क्रॉप में देखा जाए तो जो इथेनॉल बनाने के लिए जो पानी चाहिए वो गन्ने में सबसे कम चाहिए। ओके, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर का यहाँ पे सेविंग हो सकता है अगर आप गन्ने का इस्तेमाल करें बाकी विकल्पों की। बिल्कुल। और दूसरा क्या है, हमारी और भी कोशिश है कि पानी का कंजम्पशन और कम करें। हम अपने माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, और सरकार भी सपोर्ट कर रही है, हम चाह रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो हर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में ज़्यादा लगे। सरकार इसमें बहुत सारी सपोर्ट भी दे रही है। हम किसानों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी लगाएं ताकि पानी को और भी बचाया जा सके। ओके, तो वाटर सेविंग के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की मांग हो रही है, फ्लेक्सी फ्यूल के लिए टैक्स इंसेंटिव की डिमांड है, और साथ साथ यहाँ पर बेहतर यील्ड के लिए, यील्ड को अगर बढ़ाना है क्योंकि एरिया तो अब बढ़ने वाला है नहीं, तो बेहतर वैरायटी के सीड्स की मुहैया की जाए, ये इनकी बजट की डिमांड है। चलिए सर अब इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं और इंडस्ट्री के मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस जो शुगर की है लंबे समय से आप लोगों की डिमांड रही है, बदलाव हो नहीं पा रहा है। क्या दिक्कतें क्या हो रही है? आप सरकार के ऑफिशियल्स, उनसे बातचीत होती होगी, क्या कह रहे हैं उनकी क्या क्या बॉटलनेक्स क्या है सर?
देखिए बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए एक विडंबना ये है कि हम लोग एफआरपी और एमएसपी में कंफ्यूज हो रहे हैं। जो एमएसपी दूसरे क्रॉप के लिए है, जैसे राइस के लिए है या वीट के लिए है, वो अगर शुगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो वो एफआरपी होती है। एफआरपी जो होती है, जो हम किसान को पे कर रहे हैं, जो सरकार डिसाइड करती है, वो एफआरपी तो हर साल बढ़ रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से सीएससीपी डिसाइड करता है, रिकमेंड करता है और सरकार उसको अप्रूव करती है। वो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट है। गन्ना हम किसान से लेते हैं, उनको एफआरपी पे करते हैं, और जो हमको चीनी इमीडिएटली बनानी है, बना के हम स्टोर करते हैं, उसको सरकार डिसाइड करती है कोटा मैकेनिज्म से हम कितना बेच सकते हैं। तो उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है, जो गन्ना है, वो सबसे बड़ा उसका कॉस्ट फैक्टर है। वो हर साल बढ़ते जा रहा है। हर साल लगभग 5 साल से, जब से एमएसपी लगभग लास्ट रिवाइज हुआ था 31 रुपये पर किलो, 5 से 6 साल हो गया है, 30% एफआरपी बढ़ गई। कई एसएपी स्टेट्स हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी कॉस्ट आज बहुत बढ़ गई है। लगभग 40 से 41 रुपये पर किलो की कॉस्ट हो गई है, जबकि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो शुगर का है वो सिर्फ 31 रुपये है। और आज भी जो है, क्या होता है, शुगर इंडस्ट्री में सप्लाई और डिमांड के हिसाब से रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि ये साल हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और इथेनॉल में डाइवर्जन कम हो रहा है, तो हमारी जो कॉस्ट है एक्स मिल, वो काफ़ी नीचे आ गई है, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफ़ी नीचे है। तो अगर इन मिल को, क्योंकि मिल को तो फार्मर को एफआरपी पे करना है, अगर मिल को पे करना है तो मिल को भी वो प्राइस चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एटलीस्ट एक्स मिल प्राइस चाहिए, जिससे कि हमें उतना रेवेन्यू मिले, ताकि हम किसानों को पे कर पाए। और सिर्फ रॉ मटेरियल सर, है, वो मिले तो ऊपर के भाव पे बेचती ही हैं, एमएसपी के ऊपर ही बेचती हैं, उसके बाद क्यों दिक्कतें आ रही? क्या उनके जो बाकी प्रक्रियाएं होती है, जैसे लोन मिलती हैं उनके, तो जो उनके लेंडिंग की वजह से वो वहीं उसी भाव पे कैलकुलेट होता है, एमएसपी के भाव पे, इस वजह से या किस वजह से एमएसपी बढ़ानी चाहिए? क्योंकि वो तो एक्स मिल प्राइसेस तो हमेशा ज़्यादा ही दिखती है। देखिए आप 31 रुपये से तुलना कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज देखेंगे तो जैसे मैंने बताया, लगभग 41 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा। और अगर महाराष्ट्र में देखें और कर्नाटका में देखें तो 36 रुपये किलो एक्स मिल प्राइस है आज। तो लगभग 4 से 5 रुपये तो ऑलरेडी हम कम बेच रहे हैं आज। तो उस कम की भरपाई कहाँ से हो रही है? अगर मिलें चल रही हैं तो वो भरपाई कहाँ से होता है इतनी नुकसान की? बिल्कुल, ये तभी तो बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरू में तो क्योंकि बैंक से लोन लेके, प्लेज लोन लेके जो स्टॉक के ऊपर लोग पेमेंट कर देते हैं, लेकिन जैसे सीज़न ख़त्म होने लगता है तो पेइंग कैपेसिटी इंडस्ट्रीज़ की कम हो जाती है। तो हमें ये आशंका है कि अगर ये एमएसपी अगर रिवाइज नहीं होता है, मान लीजिए, और एक्स मिल प्राइसेस नीचे ही रहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे रहते हैं, तो आने वाले दिनों में आखिरी 1-2 महीने सीज़न के एरियर्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। ओके, आने वाले समय में ये और बढ़ने की आशंका आपको ऐसा लग रहा है? सर, आप बात करते हैं एथेनॉल के प्राइसेस के रिवीजन को लेकर, क्या उसको लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? सोर्सेस क्या कह रहे हैं? सरकार क्या कह रही है? देखिए 2 चीज़ें हैं इथेनॉल के अंदर। देखिए इथेनॉल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूल है। हमको उसी हिसाब से देखना है कि ये आत्मनिर्भरता लाता है हमारे देश में, फ्यूल सिस्टम्स में, इकोनॉमी में, और शुगर इंडस्ट्री इसका एक बैकबोन रहा है। ओके। जब नीति आयोग ने बोला कि भाई हम 20% अचीव करेंगे, और जो उन्होंने रोड मैप जारी किया उस पर सरकार का पूरा सपोर्ट था, तो इंडस्ट्री ने लगभग 45,000 करोड़ लगा के 900 करोड़ लीटर की कैपेसिटी बना ली। अब कैपेसिटी बन गई है, बट इस बार एलोकेशन सिर्फ 28% हुआ है। तो जो हमारी इंडस्ट्री है, जो शुगर इंडस्ट्री है, लगभग अपनी 40 से 50% कैपेसिटी पे चल रही है, जो कि ऑब्वियसली वायबल नहीं है, इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता है। लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, हमें इंडस्ट्री चलानी भी है, किसानों को पेमेंट भी करना है, तो बट ये ऐसे चलना नहीं चाहिए। तो एलोकेशन कम से कम ऐसा करें कि भाई ग्रेन का भी आ गया है और शुगर की भी कैपेसिटी है, तो लगभग 50% जो है मैंडेट कर दीजिए शुगर के लिए, ताकि कम से कम हमारी इंडस्ट्री को उतना एलोकेशन मिले जिससे वायबिलिटी बनी रहे। दूसरा, प्राइस के ऊपर देखिए, मैं वही बोला, जैसे शुगर प्राइस है वैसे ही जो इथेनॉल प्राइस है उसका रॉ मटेरियल गन्ना है। गन्ने की कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट वहीं पे वहीं रहे, क्योंकि सरकार एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट भी डिसाइड करती है, चाहे वो जूस इथेनॉल हो, चाहे वो बी हैवी मोलासेस से हो। तो अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग 20% बढ़ गई है पिछले 3 साल में, और उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट सेम है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री स्क्वीज हो रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस है उसकी जो इंक्रीज़ है वो आपके एंड प्रोडक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए
शुरू में जब 3 साल पहले जब ये लास्ट रिवीजन हुआ था तो उस समय गन्ने की कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन था इथेनॉल रेट में लगभग वो 60% था। आज वही बढ़ के लगभग 79-80% हो गया। मतलब टोटल कॉस्ट का 79-80% तो सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट है। उसके ऊपर हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट, केमिकल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अगर इंडस्ट्री को हमें वायबल बना के रखना है और हमें वो जो क्लाइमेट जो हमारी एक टारगेट है कि हम नेट ज़ीरो हो जाए 2070 तक, उसमें लगभग 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग आपको सरफेस मोबिलिटी से आएगी। तो उसमें इथेनॉल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए इथेनॉल सेक्टर को वायबल बना के रखना ये सबकी जिम्मेदारी है और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पॉलिसी तो सरकार बनाती है। तो इथेनॉल के प्राइसेस में रिवीजन, मिनिमम सेलिंग प्राइसेस में रिवीजन, ये एक बड़ी डिमांड है और लंबे समय से डिमांड है जो सरकार अब तक पूरा नहीं कर रही है। सर, एक चीज़ अब एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने इस साल के लिए तो कोटा जारी कर दिया है, क्या उस कोटा के बढ़ने की भी संभावना है? दूसरा एक सवाल और मैं यहाँ पे क्लब करना चाहूँगा, क्योंकि प्राइस पैरिटी आपको है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट के नंबर आ रहे हैं वो काफ़ी कम दिख रहे हैं, या उम्मीद है कि सितंबर तक पूरा एक्सपोर्ट कर पाएंगे उतना भी, या आगे और एक्सपोर्ट कोटे की ज़रूरत होगी? देखिए, सरकार ने 15 लाख टन का एक्सपोर्ट का परमिशन नवंबर में दिया था और इंटरनेशनल सिचुएशन ये है कि इस वक्त ग्लोबल सरप्लस है शुगर। कई कंट्रीज़ ने शुगर ज़्यादा प्रोड्यूस किया है एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से, इसीलिए जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो सबड्यूड हैं। तो इसीलिए हमारी जो एक्सपोर्ट है बहुत इनकरेजिंग नहीं है। अभी तक का जो इनफॉर्मल नंबर है लगभग 4 लाख टन का लगभग फिजिकल और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। बट मुझे लगता है कि 30 सितंबर तक लगभग हम लोग 15 लाख टन के आसपास पहुंच सकते हैं। बट अभी 5 लाख टन देने का और कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि उससे इंटरनेशनल मार्केट और सबड्यू होगी और उस पर इफेक्ट आएगा। ऑलरेडी काफ़ी प्राइसेस नीचे हैं, तो अभी पहले ये हो जाने दीजिए। जब हम नज़दीक पहुंच जाएं और हमारे पास काफ़ी अच्छी बैलेंस रहे और शुगर का प्रोडक्शन का भी नंबर आ जाएगा तो सरकार फिर डिसाइड करती है। अल्टीमेटली सारे लीवर्स तो सरकार के हाथ में हैं ही। ओके, तो इनको लगता है कि अभी जितना कोटा दिया है तो वही पर्याप्त है, क्योंकि अगर कोटा अगर ज़्यादा बढ़ता है एक्सपोर्ट का तो वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस वहाँ पर वापस से और प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया से सप्लाई बढ़ेंगी। तो ज़रूरत है कि धीरे धीरे अगर कोटा बढ़ाना भी है तो बाद में अगर पूरा एक्सपोर्ट हो जाए तो उसके आखिरी में जाके फिर से फैसले हो जाए। सर, उत्पादन जो सबसे ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं कि इस्मा के उत्पादन का क्या अनुमान है, अब लेटेस्ट आंकड़े क्या कह रहे हैं सर? उत्पादन को लेकर क्या नंबर आ रहे हैं और अब तक कितना उत्पादन हो पाया है, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, अभी तक तो जो उत्पादन हुआ है लगभग 20 से 22% ऊपर ही है लास्ट ईयर से। तो अभी तक तो हमारा नंबर वही है 340 के आसपास ही है ग्रॉस नंबर। बट ये नंबर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अभी हम आपको डेफिनेट नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त हमारा क्रॉप टूर चल रहा है। लगभग 4 से 5 फरवरी तक हमारे पास ऑफिशियल नंबर आ जाएंगे कि सिचुएशन कैसी हो रही है, क्योंकि अब हम सीज़न के लगभग एंड में आने वाले हैं। तो अभी हम थोड़ा असेसमेंट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन है, अलग अलग रीजन्स में, कर्नाटक में, यूपी में। 340 से कितना एरर आ सकता है? 4-5% कम? अभी बोलना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल है बोलना। एक बार हमारे पास कोई डेफिनेट फिगर आ जाएगा लगभग हफ्ते 10 दिन में, तो हम आपको कुछ इसका आइडिया दे सकते हैं। इस वक्त बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरे पास डेटा नहीं है। डेटा अभी हमारी टीम कलेक्ट कर रही है फील्ड पे। ओके, तो अभी 340 का लाख टन का जो है, जो ग्रॉस प्रोडक्शन पहले का था, अभी तक हम उसी नंबर पे हैं। बट अभी हम रिवाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। ओके सर, अब एक अलग अलग राज्यों के हिसाब से बात करते हैं। कहाँ इस बार लग रहा है कि यील्ड को लेकर चिंता थी, कहाँ रिकवरी बेहतर दिख रही है? कौन सा राज्य, महाराष्ट्र या यूपी, कहाँ ज़्यादा इस बार बेहतर उत्पादन दिख रहा है आपको? नहीं, महाराष्ट्र में तो बेहतर उत्पादन पिछले साल से बहुत है, क्योंकि यील्ड पिछले साल से बेटर है और रिकवरी काफ़ी अच्छी है। यूपी में लगभग यील्ड थोड़ा कम है और रिकवरी तो बेहतर है, लेकिन यील्ड थोड़ा कम है। तो यूपी में हमें लगता है कि लगभग उतना ही होगा जितना पिछले साल था। बट जो इंक्रीज हो रहा है वो मेनली महाराष्ट्र से और कर्नाटक से हो रहा है। ओके सर, एक सवाल प्राइसेस को लेकर भी लेते हैं। प्राइसेस के ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रोडक्शन है, 20-22% अभी तक आप कह भी रहे हैं कि वो डेटा आ भी चुके हैं। तो क्या प्राइसेस इस बार कमज़ोर दिख रहे हैं आपको, प्रेशर में ही दिख रहे हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या कीमतें नीचे की तरफ ही रहेंगी? देखिए, प्राइसेस बिल्कुल अभी नीचे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी सबड्यूड है। अगर आप देखेंगे पिछले 4 महीने का कोटा
वो लगभग पिछले साल के से भी कम है। पिछले साल भी जो कंजम्पशन था वो लगभग काफ़ी गिर गया था अगर उसके पहले साल देखा जाए तो एक कंजम्पशन की एक चिंता तो बनी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी सप्लाई है तो मार्केट इंटरनेशनल भी गिरा हुआ है और क्योंकि सप्लाई इंडिया में प्रोडक्शन काफ़ी हो रहा है तो जो हमारी डोमेस्टिक रेट्स हैं वो भी काफ़ी प्रेशर में हैं। पिछले कुछ दिनों में स्लाइटली इम्प्रूवमेंट आई है क्योंकि शायद डिमांड रमज़ान का डिमांड और होली के डिमांड आने की आशंका है तो शायद थोड़ा रेट यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है या लगभग इसी लेवल पे रहेगा, लेकिन मोर और लेस रेट्स तो हैं अभी वो सबड्यूड ही रहेंगे फिलहाल। सर अभी डिमांड किन कंट्रीज से है? क्या यहाँ जो लोकल आसपास की जो पड़ोसी देश है जिसमें श्रीलंका वगैरह है वहाँ से डिमांड है या कोई और कंट्री? देखिए डिमांड तो हमारे यहाँ कई नेबरिंग कंट्रीज से हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी एक्सपोर्ट शुरू में हुआ भी था लेकिन जो और सारा का सारा एक्सपोर्ट ईरान के थ्रू हो रहा था, बंदर अब्बास के थ्रू, लेकिन क्योंकि ये पिछले 10 या 15 दिनों में जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई है तो वहाँ भी थोड़ी रुकावट सी आ गई है और तो जो एक्सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान में वो नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। बट डिमांड हमारी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी आ रही है और श्रीलंका से भी आ रही है, नेपाल से भी है, मोर और लेस डिमांड है। बट मैंने बोला क्योंकि कई सिचुएशन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ले लें या कुछ ब्लॉकेट्स ले लें या इंटरनेशनल मार्केट ले लें तो उस हिसाब से थोड़ी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट इतनी इनकरेजिंग नहीं है इस वक्त। आखिरी सवाल सर, जियोपॉलिटिकल रिस्क का कितना इम्पैक्ट हो रहा है शुगर सेक्टर को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनली लिंक्ड काफ़ी है और एक मेजर प्रोड्यूसर ब्राज़ील वगैरह भी है, तो ओवरऑल किस तरह का सिनेरियो आपको ग्लोबली दिख रहा है अभी? देखिए ग्लोबली तो शुगर हम तो मोस्टली जो है हमारा डोमेस्टिक रेगुलेटेड सेक्टर है, बट हम जो एक्सपोर्ट करना चाहते थे, जिस लेवल का हम एक्सपोर्ट सोच रहे थे उस लेवल का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और सप्लाई एंड प्रोडक्शन एंड डिमांड प्रेशर्स। तो वो जो क्योंकि ब्राज़ील की भी प्रोडक्शन अच्छी हुई, थाईलैंड की भी प्रोडक्शन अच्छी हुई तो उससे जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है और यूरोपियन यूनियन से भी कुछ शुगर काफ़ी सप्लाई हो रही है तो उस वजह से जो है हमारा इंटरनेशनल जो रेट्स है जो हम हिसाब से एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। बट हमें अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक विंडो आएगा और एक पुश मिल जाएगा, लगभग हम 15 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि लगभग 13, 14, 15 लाख टन के आसपास हम एक्सपोर्ट कर लेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सरप्लस चीनी है वो देश से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आइडियल शुगर बैलेंस बना रहे और जो प्राइस है वो स्टेबलाइज रहे। तो हम जब ये सीज़न के अंत में जाएंगे तो कितना बफर स्टॉक हमारे पास रहेगा, एक तो ये नंबर दे दीजिए और दूसरा इस सीज़न में कंजम्पशन के नंबर आपके क्या हैं? देखिए कंजम्पशन जिस हिसाब से कोटा रिलीज़ हो रहा है और उसके सामने सेल्स हो रहा है तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 285 लाख टन का कंजम्पशन होगा। लास्ट ईयर का कंजम्पशन लगभग 281 लाख टन था तो बहुत माइनर सा इंक्रीज़ है। इसमा ने एक स्टडी भी किया था, पूरा कंजम्पशन स्टडी किया था, तो यही है कि अगले 5 से 10 साल में लगभग 1.5 से 2% का इजाफा मात्र शुगर कंजम्पशन में होने की आशंका है। और जहाँ तक शुगर बैलेंस शीट की बात है, देखिए फाइनल प्रोडक्शन नंबर अभी हम लोग एडवांस एस्टिमेट आएगा, बट मैं अगर 340 के आसपास लेके चलता हूँ और जो अभी डाइवर्जन आ गया और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा डाइवर्जन और आ सकता है साइकिल 2 में, तो फिर भी लगभग हम 55 से 60 लाख टन पे क्लोज करेंगे सीजन, जो कि एक सफिशिएंट है। मतलब 2 महीने की ही ज़रूरत होती है अक्टूबर नवंबर तक? काफ़ी है, मतलब 2 महीने से ज़्यादा ही है। ओके, तो शुगर की बैलेंस शीट काफ़ी बेहतर लग रही है अब, लेकिन इंडस्ट्री के लिए दिक्कतें हैं कि इंटरनेशनल प्राइस बेहतर नहीं है, इनके इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी डिमांड यही है कि शुगर की MSP एथनॉल के प्राइसेस में रिवीजन हो। ये एक सबसे बड़ी डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से रखी गई है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर बताई, बजट डिमांड रखा और तमाम चैलेंजेस पे भी बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।